सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। भैया आज बात करने वाले हम लोग बजट के बारे में। क्यों? क्योंकि बजट आने वाला है। कब बजट आएगा? 2024-25 ईयर का जो इस साल का जो सेशन का बजट है, एक इंटरिम बजट 1 फरवरी को आ चुका है। ठीक है, इंटरिम बजट आया है, अभी एक बार फिर से बजट आने वाला है। तो क्यों आने वाला है दोबारा बजट, और एक साल में 2 बार बजट, और क्या उम्मीदें इस बजट से, इन सब के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही साथ बात करेंगे कि बजट में एक सेक्शन होता है एटीसी, और एटीसी के तहत मिलते हैं हमको कुछ बेनिफिट्स। तो उस बेनिफिट में कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर होने वाली है पूरी बातें ओवरऑल बजट के बारे में। तो भाई बजट एक ऐसी चीज है जो पूरे साल का देश की जो गति है, विकास की गति है, उसको तय करती है। और भारत में सबसे ज्यादा बार बजट अगर किसी ने पेश किया है तो वो मोरारजी देसाई ने किया हुआ है। मोरारजी देसाई साहब ने 10 बार बजट पेश किया था, जिसमें से 2 इंटरिम बजट है। अब सवाल ये उठता है कि ये इंटरिम बजट और ये कंप्लीट फुल बजट में क्या डिफरेंस होता है। इंटरिम बजट वो बजट होता है जो चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता है कि अगली बार सरकार सेम पार्टी की आएगी या अलग पार्टी की आएगी। तो इंटरिम बजट और चुनाव के ठीक पहले जो बजट पेश किया जाता है उस बजट को इंटरिम बजट कहते हैं। इसी तरीके से इस बार 2024 में जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था वो इंटरिम बजट था। तो मोरारजी देसाई ने अगर 10 बार बजट के पेश किया तो उसमें से 2 इंटरिम बजट थे। निर्मला सीतारमन जो अभी बजट पेश कर रही है, उनका 7वां कंसेक्यूटिव लगातार बजट होगा, जिसमें से उनका एक बजट इंटरिम बजट था जो कि पिछली बार उन्होंने पेश किया था। अब बात आती है पी चिदम्बरम साहब की। पी चिदम्बरम साहब ने भी 9 बार बजट पेश किया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बजट जो है कि डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट की नीतियां और उनको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करने के लिए पूरे देश के लिए सबसे बड़ा, इकोनॉमिकल कंडीशंस में बात करें, फाइनेंशियल कंडीशंस में बात करें तो सबसे बड़ा उत्सव होता है। अब इस बजट में क्या उम्मीदें हैं हमको सरकार से, और एज अ कॉमन मैन हमको उम्मीदें रखनी भी क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हम पढ़ लेते हैं कि ये सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन एज अ कॉमन मैन एक्चुअल में हमको क्या उम्मीदें सरकार से रखनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बजट क्या होता है ओवरऑल। अब इसमें जैसे लिख के आया कि रक्षा बजट इतने का आया। अब रक्षा बजट इतने का आया तो इस बात से एज अ कॉमन मैन आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर रेल बजट किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का आया तो इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो रेल बजट अलग से पेश किया जाता है, इस बजट में नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी एक अलॉटमेंट अमाउंट का होता है। तो डेवलपमेंट के लिए, हाईवेज के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या बजट पेश किया गया, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या बजट पेश किया गया, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और डायरेक्टली सरकार किस काम में आपके साथ इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली जो सरकार आपसे टैक्स लेती है, वहां पर बजट का इंपैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। दूसरी सारी चीजों का फर्क आपको इनडायरेक्टली पड़ेगा। अब डायरेक्ट स्लैब्स में 2 रिजीम्स हैं, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। तो इस बार सरकार से सबसे पहली और सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि न्यू रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। न्यू रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने का मतलब कि नए रिजीम को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ताकि लोग नए रिजीम में आकर के अपने टैक्सेस भर पाएं, और ओल्ड रिजीम को जिससे कि धीरे धीरे खत्म किया जा सके। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ी उम्मीद है सरकार की। अब न्यू रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से कदम सरकार उठा सकती है, इस बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव यहां पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्शन 80C। अब 80C क्या होता है? जैसे कि आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हैं, वो प्रीमियम बजट में जो स्टैंडर्ड आपका इनकम होता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। आप होम लोन लेते हैं, उसमें जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी डिडक्ट हो जाता है। ऐसे ही करके अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसान विकास पत्र, ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा नहीं डिडक्ट किया जाता है, इसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। तो इस बार ऐसी उम्मीद है सरकार से कि सरकार होम लोन के प्रीमियम्स और जो बाकी दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको सेग्रीगेट करने की कोशिश करेगी। यानी हो सकता है कि कोई नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए, हो सकता है, तो इनको सेग्रीगेट करेगी जिससे लोग फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कर पाएं और वहां पर डिडक्शन की सीमा शायद बढ़ पाए। तो 80C में आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी न्यू फंड ऑफर में, तो भी।
अभी न्यू फंड ऑफर की बात है, ये तो एक न्यू फंड ऑफर आया हुआ है, उसका याद आ गया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी जो एक फंड आया है, एकदम नया फंड आया है, वो HDFC का आया हुआ है, HDFC लाइफ NFO निफ्टी अल्फा 30 फंड। अब ये फंड क्या है और बेसिकली ये काम कैसे करता है? देखिए, HDFC अल्फा 30 फंड जो है वो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। इसकी NAV 10 रुपीज है, ठीक है। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब होता है पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेटेड बाय स्टॉक्स आउट परफॉर्म द मार्केट बेंचमार्क इंडाइसिस। मतलब जो जैसे बाजार चल रहा है और जो इसकी इंडाइसिस है, यानी कि जैसे निफ्टी चल रही है, अब निफ्टी में सपोज करिए पूरे साल में 10% का रिटर्न दिया, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो 10% से ज्यादा रिटर्न दिए? वो हो गए आपके अल्फा 30 के स्टॉक्स। और ये HDFC का जो NFO है, ये उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब HDFC कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि HDFC कंपनी कैसी है। HDFC कंपनी जो टोटल AUM मैनेज कर रही है वो अप्रॉक्स 3.1 लाख करोड़ रुपीस है। वो 30 जून 2024 तक का डेटा है। जो HDFC लाइफ की जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 186% है, जो कि रिकमेंडेड है 150%, उससे कहीं ज्यादा है। यानी कि कंपनी अपने आप में एक बेहतर कंपनी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। HDFC लाइफ ने बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न्स भी डिलीवर किए हुए हैं, जैसे कि इसका जो डिस्कवरी फंड है उसने 30.2 CAGR रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स में दिया हुआ है। रिसेंटली HDFC लाइफ ने फ्लेक्सी कैप भी लॉन्च किया था, जिसमें इसने लगभग 50.3% का रिटर्न दिया हुआ है इसके इंसेप्शन से लेके अभी तक। पहले मैं निफ्टी 200 अल्फा 30 की बात कर लेता हूं कि अगर ये इंडेक्स है तो इस इंडेक्स ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया। इस इंडेक्स ने पिछले 10 साल में 25.5% का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 5 साल में 32.3% का रिटर्न दिया हुआ है। HDFC लाइफ का जो ये नया NFO आया हुआ है, ये इसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड में अगर आपने 2014 में इन्वेस्ट किया होता तो आपने अब तक लगभग 9.3 टाइम्स का रिटर्न जनरेट कर लिया होता पिछले 10 ईयर्स में। HDFC लाइफ NFO सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्टिव रिटर्न ही नहीं देगी, बल्कि ये आपको आपके प्रीमियम जो आप पे करेंगे मंथली उसका 120 टाइम्स का कवर भी देगी। अब बात करें कि आप इसमें बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। जो भी आपका टोटल इनकम है, जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो भी आपका टोटल इनकम है, उसमें सेक्शन 80C के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा कि उतना पैसा डिडक्ट करके फिर ही आप बचा हुआ पैसा अपना इनकम बताएंगे कि इतना इनकम है और इतने इनकम पर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीमियम्स आप पे करेंगे वो मैच्योरिटी पर अंडर सेक्शन 10D के तहत एनुअल प्रीमियम्स पर आपको 2.5 लाख तक का डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। आप जितना चाहें उतना HDFC NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 1.5 लाख का डिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है तो 1.5 लाख ही साल में इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रीमियम का वेवर भी देती है HDFC लाइफ का जो NFO है। अगर किसी भी केस में जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया हुआ है एनुअल पूरे साल में, उस पर 10 टाइम्स का लाइफ कवर मिलेगा, या मंथली जो आप पे कर रहे हैं तो उस पर 120 टाइम्स का लाइफ कवर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो फ्यूचर का इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी HDFC लाइफ कंपनी ही पे करेगी, आपके फैमिली वालों को पे करने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है। यानी कि मैच्योरिटी पर आपको पैसा ऑलरेडी मिलेगा जो ऑलरेडी मिलने वाला था, ये कवर मिल गया अलग, मैच्योरिटी पर पैसा अलग मिलेगा। NRI कस्टमर्स भी जितना चाहें उतना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चूंकि 80C के तहत बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी बातें आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के रीड कर सकते हैं, इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर सकते हैं। सारी चीजें आप पढ़ के समझ के, सारे डॉक्यूमेंट्स को समझ के और अकॉर्डिंगली आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट करके 80C के तहत बेनिफिट उठा सकते हैं HDFC लाइफ में इन्वेस्ट करने का। अच्छा, अब कुछ मुख्य बातें आपको मैं बता दूं। इस फंड का नाम क्या है? इस फंड का नाम है HDFC लाइफ NFO निफ्टी अल्फा 30 फंड, ठीक है। अच्छा, कब तक ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? 31 जुलाई 2024 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, 31 जुलाई 2024। सिंपली जाना है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, स्कीम से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं, समझने हैं। नहीं समझ में आता है तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ले लीजिए और आपको लिंक पे क्लिक करना है और आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तो माना कुछ भी नहीं चलेगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग दूसरी बात पर। दूसरी बात है 80D। 80C के साथ ही 80D भी आता है। तो 80C और 80D दोनों 2014 से 2014 से रिवाइज नहीं हुए हैं। अभी ऐसी बात चल रही है कि जो डिडक्शन का बेनिफिट हमको 80D यानी कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वहां पर मिलता था 1.5 लाख रुपीस का, शायद उसकी लिमिट इंक्रीज करने की बात की जा सकती है, यानी कि अब शायद ये 2 लाख रुपए या उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अब तो निर्मला मैडम के भाषण में ही पता चलेगा। तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस बजट से? तीसरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो कॉमन मैन के फेवर वाली हो सकती है वो है जो टैक्स स्लैब्स हैं। टैक्स स्लैब बने हुए हैं, उन टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम को अभी कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है।
हालांकि आप 7 लाख तक करते हैं तो सारे डिडक्शन सब मिला के सब तरीके से लगभग कुछ नहीं पे करना पड़ता है आपको, लेकिन उन टैक्स स्लैब में शायद आपको राहत मिल सकती है। और उसके पीछे टेक्निकल रीजन है, कारण क्या है टेक्निकल, ये भी सुन लीजिए। जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है वो जीएसटी का कलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिकवर करके दे रहा है इनकम टैक्स स्लैब को, और कॉमन मैन को राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स उसके बढ़ेंगे, यानी कि वो पैसा घुमा फिरा के सरकार के पास आएगा ही या फिर मार्केट में जाएगा जिसको उसकी जरूरत है। तो कुल मिला के जीएसटी के होने वाले रिकवरी को देखते हुए, जिस तरीके से जीएसटी में हमारे पास अमाउंट जनरेट हो रहे हैं उसको देखते हुए इनकम टैक्स स्लैब में जो कॉमन मैन है उसको बहुत हद तक रिलीफ दी जा सकती है। वैसे भी चुनाव के परिणाम जैसे आए हैं उस हिसाब से भैया उम्मीद तो करनी चाहिए, बनता है, फायदा तो होना चाहिए। किसका? अल्टीमेटली देखिए, कोई जीते कोई हारे या कोई फंसे मझदार में, फायदा अल्टीमेटली पब्लिक का होना जरूरी है, तो होना चाहिए चाहे जैसे भी हो, ठीक है। बस फ्री वाला फायदा नहीं चाहिए हमको, फ्री वाला कुछ नहीं चाहिए, टैक्स स्लैब में बेनिफिट्स मिले वो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब बात आती है अगले बेनिफिट। अगला बेनिफिट जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए हो सकता है। जब आप एचआरए वगैरह लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो मेडिकल का जो आपको भत्ता मिलता है या फिर क्या बोलते हैं ट्रेवलिंग के लिए जो मिलता है उसकी लिमिट 50,000 रुपीज़ है। तो इसकी भी लिमिट शायद बात हो रही है कि शायद इसकी लिमिट बढ़ा करके 1 लाख रुपीज़ की जा सकती है। नेक्स्ट जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको हाउसिंग लोन पर मिलने वाला है। हाउसिंग लोन के तहत होम बायर्स को टैक्स का लाभ मिलता है। सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक की कटौती और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती मिलती है। अब ऐसा सुझाव दिया गया है जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो सेक्शन 24 के तहत जो कटौती 2 लाख रुपीज़ की उसको बढ़ा के 5 लाख रुपीज़ कर देना चाहिए। और जो सेक्शन 80C में हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए अलग से डिडक्शन की एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो अभी मैं शुरू में पहली बार में बात कर रहा था। नेक्स्ट जो बात इस टैक्स में जो हमारी उम्मीदें हैं या जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जो हमको सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन मिलता है 25,000 रुपीज़, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपीज़ कर देना चाहिए। ये जॉब वालों के लिए, जो नौकरी लोग करते हैं उनको 80D के तहत 50, मतलब आपने इंश्योरेंस करवाया है नहीं करवाया, डिडक्शन वो ऑटोमेटेड हो जाता है, तो उसको बढ़ा करके 50,000 रुपीज़ के आसपास कर दिया जाएगा। कि मतलब जैसे सपोज करिए कि हो सकता है कि आपने प्रीमियम नहीं लिया है, आपने पॉलिसी नहीं खरीदी है, फिर भी 25,000 रुपये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन कर सकते हैं। अब वो उसको बढ़ा के 50,000 की बात की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और अगली और फाइनल बात, तो नेक्स्ट और फाइनल बात ये है कि जो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिलता है टैक्स पेयर के लिए, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी के समय में सिर्फ 4 शहर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता को 50% वेतन के आधार पर छूट मिलती है। लेकिन अब जो बात चल रही है वो चल रही है भाई, अब ये 4 सिर्फ बड़े शहर नहीं रह गए हैं। बड़े शहरों में बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, इंदौर और ऐसे कई सारे बड़े शहर हैं जहां पर ये छूट, सबको ये बेनिफिट मिलनी चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है। और एक और सबसे आखिरी बात वो है सेक्शन 80TTA के तहत बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपए की छूट मिलती है। इसको बढ़ा के कम से कम 50,000 रुपए करने की बात की जा रही है। तो ये कुल मिला जुला के ओवरऑल बजट से इस बार एक्सपेक्टेशन है। अब इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और ये सारे ठीक कॉमन मैन को लगने वाले बेनिफिट्स हैं, ठीक आपके लिए हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा, हर आदमी का है। ये वीडियो में वो बातें मैं नहीं कर रहा हूं कि इतने लाख करोड़ का बजट वहां अलॉट हो गया, उतने लाख करोड़ का ये हो गया, इतने 1,000 करोड़ का हो गया। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमारे यहाँ बनारस में कहते हैं कि भैया, जैसे वो वाला सीरीज है ना जिसमें बोलते हैं देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, तो वैसे कहते हैं देख रहा है विनोद, तुमको क्या मिला इस बजट से, हैं? तो वैसा वाला बात नहीं है, ये वो वाली बात है, ये पूरी वीडियो ही वो वाली बात है कि जहां पर एक्चुअल में आपको क्या मिल सकता है, क्या मिल रहा है और क्या मिला, वो सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दी हुई है। फंड का नाम है HDFC लाइफ अल्फा 30 फंड। लास्ट डेट है 31 जुलाई। और इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 200 अल्फा 30। तो अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है, सब कुछ ध्यान में रखना है, फिर अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिए कि आप बजट में क्या चाहते हैं, एज अ ट्रेडर आप बजट में क्या चाहते हैं। मेरे को पता है सबसे ज्यादा कमेंट्स कौन से वाले आने हैं, कौन से वाले, अभी मैं बोलूंगा नहीं, कमेंट में पढ़ूंगा आपके कमेंट कि कौन से वाले सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए। दूसरी चीज, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।